हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज के थ्रू। इन ओल्ड वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप ओनली आज का टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी इन स्टेट पीसीएस रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस विल बी अवेलेबल देयर इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. So here we are starting with our question number 1, and question number is saying consider the following statements about the Government of India Act 1935. So Government of India Act 1935 से related we have 3 statement and we have to consider this, and in the final we have to identify the correct statements. Okay, so the very first statement is saying that it abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. मतलब जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे डायरकी को ख़त्म कर दिया गया। ये देखो डायरकी का हिंदी अर्थ जो है वर्ण व्यवस्था नहीं होता है, ठीक है। आप जो भी पढ़ते होंगे बुक में से वो आप रेफ़र करिएगा, बट ये डायरकी वर्ण व्यवस्था तो नहीं होता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसके स्थान पे दी गई। फेडरल सब्जेक्ट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स। और ये जो डिवीज़न था वो ये तब तक चलता रहा जब तक कि हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो गया 1949 के तक, ठीक है। तीसरे में बात की गई है कि इस एक्ट में बात की गई थी कि आरबीआई एक फेडरल बैंक बनाने की, टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात है तो उससे रिलेटेड हमें सारे स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट याद होने चाहिए, क्या उसके प्रोविज़न थे। अगर हमें प्रोविजंस उसके याद हैं तो हम इजीली इस क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं। जहाँ तक पहले स्टेटमेंट की बात है, ये बिल्कुल बात सही है कि डायरकी प्रोविंसेस के अंदर ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है, एंड उसकी जगह पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम लोग लेके आए थे। पहला स्टेटमेंट सही है। जहाँ तक दूसरे में बात है तो डायरकी प्रोविंसेस से ख़त्म कर दी गई, एलिमिनेट कर दी गई, बट उसको सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। जो सब्जेक्ट्स थे उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स एज वेल एज दी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। लेकिन कानून में तो ये बात लिखी गई थी, बट वो बात ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि जो स्टेट्स थे उन्होंने फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। जहाँ तक हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, फेडरल बैंक की बात की गई थी कि फेडरल बैंक हम लोग बनाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? 1 और 3 सी। तो पहला बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, डायरकी को अबॉलिश किया गया था। दूसरा गलत इसलिए है कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर पे, लेकिन ये प्रोविज़न कभी भी आ नहीं पाया। तीसरा बिल्कुल सही है, फेडरल बैंक हमने बनाने की एक बात की थी। हिंदी में आप इसे यहाँ देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड है। इसमें बोला है कि दूसरी जो सेकंड जो अपनी थी गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कोई बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में नहीं हो पाई। इसके कुछ रीजंस हमें दिए गए हैं, 3 हमें रीजंस दिए गए हैं कि भाई ये क्यों एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में नहीं हो पाई। जहाँ तक पहले की बात करें, इसमें पहले स्टेटमेंट में बात की गई है उस समय की जो ब्रिटिश में पॉलिटिकल जो अरेंजमेंट था उसकी बात की गई है। ब्रिटेन में उस समय नेशनल कोलिशन गवर्नमेंट आ चुकी थी, प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड थे और वो एक कंजर्वेटिव डोमिनेटेड कैबिनेट को हेड कर रहे थे। दूसरे स्टेटमेंट में बात की गई है 1921 से 1931 तक देश के अंदर बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने लगी थी, इसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियंस मारे गए। तीसरे में बात की गई है कि जो डेलीगेट्स गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो कंजर्वेटिव थे, लॉयलिस्ट थे, रिएक्शनरी थे, कम्युनल मैन थे। पहले स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल सही है क्योंकि उस समय कोलिशन गवर्नमेंट बन चुकी थी, कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स, ठीक है, सॉरी कंजर्वेटिव एंड द लेबर, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक गठबंधन की सरकार वहाँ पे बन गई थी और डोमिनेटेड जो पार्टी थी वो कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव कभी भी इंडियंस को इक्वल नहीं समझते थे, तो रैमसे मैकडोनाल्ड जो है वो कुछ खास ज़्यादा इसमें कर नहीं पाए। तो सरकार पॉलिटिकल वहाँ पे जो अरेंजमेंट था वो चेंज हो चुका था, इसकी वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत कोई अच्छे उसके रिजल्ट नहीं निकले। जहाँ तक दूसरे की बात है, 1928 से 1931 की बात करें तो इस समय बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई। भगत सिंह जी की बात कर लें या चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात कर लें, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई और उसमें
यूरोपियंस जो है वो मारे गए थे। बिल्कुल सही है, यूरोपियंस मारे जा रहे थे, इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार जो है वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। तीसरा ये है, वहाँ जो लोग गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो या तो कंजर्वेटिव थे, लॉयलिस्ट थे, मतलब वो अपना ही कुछ ना कुछ करने के लिए लगे हुए थे। चाहे अगर बात करें मोहम्मद अली जिन्ना जो गए वहाँ पे, वो भी अपना ही मुस्लिम्स का एजेंडा दे रहे थे। यूरोपियंस जो गए, एंग्लो इंडियंस जो गए, उनका अपना एक एजेंडा था। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोई बहुत ज़्यादा कंडीसिव इन्वायरमेंट में नहीं हो पाई, उससे रिलेटेड ये सारे अपने पास स्टेटमेंट तीनों करेक्ट हैं। पहला करेक्ट है, उस समय की जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट था वो, उसमें ये था कि कंजर्वेटिव डोमिनेटेड कैबिनेट थी और कोलिशन गवर्नमेंट आ चुकी थी। दूसरे में यह है कि 1928 से 31 तक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, क्रांतिकारी गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया था और कई सारे यूरोपियन जो वो मारे गए थे। तीसरा बिल्कुल सही है, या तो वो कम्युनलिस्ट थे, कंजर्वेटिव थे, लॉयलिस्ट थे, इस वजह से नहीं हो पाया। हिंदी में आप यहाँ पे देखेंगे, ये उस समय की तस्वीर है, महात्मा गांधी जी बैठे हैं और साथ में महामाना बैठे हैं, मदन मोहन मालवीय जी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड है, 3 अपने को स्टेटमेंट दिए हैं। पहले में बोला है कि टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन ऑफ द ब्रीचेज ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट हैं उनमें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगर कोई वायलेशन होता है तो उस सारे केसेस जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। दूसरे में बोला है कि जो जनरल असेंबली है, जो सामान्य वहाँ की सभा है, आम सभा जो है या महासभा जो है, वो मेंबर्स को इलेक्ट करती है। तीसरा बोला है कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। यूएनएचआरसी के बारे में पहला स्टेटमेंट सही है कि इनका काम होता है कि जो देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ है, वहाँ पे किसी तरीके का कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। लाइक रिसेंटली इन्होंने पब्लिश की थी रिपोर्ट सीरिया से रिलेटेड उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वहाँ पे बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने विद्रोहियों को दबाने के लिए, अपोजिशन को ऑपरेस करने के लिए केमिकल एजेंट्स का जो है वो उपयोग किया था। ठीक है, हालांकि ये जो रिपोर्ट जो बात की गई थी कि केमिकल वाली, वो CPW ने की थी, जो केमिकल वाला हमारा जो अरेंजमेंट है। दूसरा सही है, यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स होते हैं वही इनके मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। 47 मेंबर्स हैं इसमें एंड 3 साल के लिए इसको हम लोग जो हैं वो एक बार इलेक्ट होते हैं। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द UN सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब होता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट आपस में कोऑपरेट करती है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा भी सही। हिंदी में आप यहाँ देखोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS फ्लैगशिप इवेंट है UNEP का, टेरी का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एंड वाटर रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का। तो ये फ्लैगशिप इवेंट किसका है? ये फ्लैगशिप इवेंट है टेरी का, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। एंड इसकी जो इस साल जो थीम थी वो थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट टू ऑल। हालांकि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट अगर आप अपीयर हो रहे हैं किसी स्टेट PSC के एग्ज़ाम में या बाकी अदर रिलेटेड एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे इस तरीके के थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड उनमें ये छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट रिसेंटली जो है वो उसको कहाँ आयोजित किया गया, इस तरीके से। ठीक है, बाकी आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें 4 नाम दिए हैं, रानी गाइदिन्ल्यू, हेपू जेदोनांग, कनकलता बरुआ, पुष्पलता दास। इनसे रिलेटेड ऊपर हमें एक स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है किसके बारे में बात की जा रही है। ये 17 साल की थी, असम से थी और इनकी डेथ हो गई क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 के दौरान। ये मृत्यु वाहिनी की मेन लीडर थी। जहाँ तक रानी गाइदिन्ल्यू की अगर बात करें तो रानी गाइदिन्ल्यू को जेल हुई थी और ये जो है वो फ्रीडम जो फाइट हो रही थी, आज़ादी की लड़ाई के दौरान मारी नहीं गई। अगर हाइप्यू जोदांग की बात करें तो ये मेल थे, जबकि हमारे क्वेश्चन में बात की गई है सी, तो हाइप्यू जोदोनांग जो हैं वो तो ही थे। बाकी बचा कनकलता बरुआ जी, पुष्पलता दास जी। अगर आप न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड होगा। ऑप्शन इसका सी सही है, कनकलता बरुआ जी। कनकलता बरुआ जी उस समय 17 साल की थी,
क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने हिस्सा लिया और 5000 लोगों की एक ग्रुप को वो लीड कर रही थी, झंडा फहराने, इंडियन जो फ्लैग है उसको होस्ट करने जा रही थी और उस वक्त जो है उनकी डेथ हो गई वहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो अगर बात करें तो सिंबल ऑफ पेट्रियटिज्म ऑफ द असमीज वुमनहुड, तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट अपना जीएस मेंस पेपर 1 में भी आप लिख सकते हो, जो वीमन से रिलेटेड इश्यूज़ वाले में है कि एक आपके पास एग्जाम्पल हो गया कि फीमेल्स का क्या रोल था। ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, 2 बार एटलीस्ट आ चुका है, 2013 में एंड 2015 के मेंस में, कि जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनका आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान था। तो इसको आप याद कर सकते हैं, हिंदी में आप इसे यहाँ देख सकते हो। ये रिसेंटली ये कनकलता बरुआ जी का जो इस तरीके की जो मूर्ति है या स्टैचू जो है वो अनावरण किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। तो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन थे। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधु दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनसे बेनिफिट ले सकें। ओनली एज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।